अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं मौज़म अली एक बार फिर हाज़िर हूँ आपकी पेश खिदमत में। दोस्तों, हमने फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग को थोड़ा बहुत जान लिया, थोड़ी बहुत उसके रिलेटेड एस्पेक्ट को हमने डिस्कस किया। सवाल माइंड में ये आता है, इसका मकसद क्या है? हम फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग इतनी जगह पे सुनते हैं, बाकायदा दुकानदार इसको यूज़ करते हैं, अपने पार्टनरशिप है, दुकानदार है, कोई कंपनी वाले हैं, हर पार्टी जो है वो इस सब्जेक्ट को, इस प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं अपने फाइनेंशियल जो मामलात हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका बेसिक पर्पस क्या है हम वो आज जानेंगे। यहाँ पे इससे रिलेटेड एस्पेक्ट हम पढ़ेंगे। As a student of financial accounting, you should know the meaning of financial accounting, the purpose of financial accounting and its related aspects as well। ठीक है, तो बेसिकली मैं फंक्शंस को आज डिस्कस करूँगा आप सबके साथ। इसमें कुछ एस्पेक्ट्स होंगे, जो पॉइंट्स होंगे उनके आगे सब क्लासिफिकेशन भी है, मैं वो भी वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 3 को। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का ऑन टाइम पता चल सके। ठीक है, तो बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, वेयर एवर देयर इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि जहाँ भी आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है या की जाती है वहाँ पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ज़रूरत पेश आती है। ठीक है, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो मकासद हैं वो यहाँ पे आपको बेसिकली 5 मकासद बताए गए हैं। ठीक है, जिनमें से नंबर 1 पे आती है क्लासिफिकेशन, नंबर 2 पे आपके पास है रिकॉर्डिंग, नंबर 3 पे है समराइजिंग, नंबर 4 पे है रिपोर्टिंग एंड नंबर 5 पे है एनालाइजिंग। ठीक है, मैं इन सब को थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ, थोड़ी थोड़ी इसकी डिटेल बताए तो मज़ीद डिटेल हम आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, क्लासीफाई का मतलब कि जनाब आपकी जो बिज़नेस है उसमें किसी एक तरह की ट्रांजैक्शन तो होती नहीं है, हज़ारों ट्रांजैक्शनें होती हैं, हज़ारों चीज़ों का आपको एक सेपरेट रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ठीक है, एक्सपेंसेस, अखराजात का अलग से, आपकी इनकम का अलग से, हाथ में कितने आपके पैसे हैं वो अलग से, किस किस को देने हैं वो अलग से, किस किस से पैसे लेने हैं वो अलग से, कहाँ कहाँ से सप्लाई आनी है वो अलग से, किस किस सप्लाई को हमने पेमेंट कर दी है वो अलग से, किस किस सप्लायर ने हमें किस किस कस्टमर ने या थर्ड पार्टी ने हमें पेमेंट कर दी है वो आपने सेपरेट रिकॉर्ड करना है। सो बेसिकली we have lot of transactions in accounting, we have lot of aspects in accounting, we have lot of things that we have to record in our books of financial accounting, so we need to classify them। इस तरह से हमें एक बेनिफिट हो जाता है कि हर चीज़ का एक अलग आर्टिकल होता है, एक अलग रिकॉर्ड होता है, तो हम डायरेक्टली अगर किसी चीज़ को फाइंड करना चाहें या रिव्यू करना चाहें हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपकी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट मैंने आपको बताया रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग बेसिकली जब आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो आप अपनी बुक्स टू दी फाइनेंशियल अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करते हैं। जनाब फ़लाँ बिन फ़लाँ हैव पेड मी इतने रुपीज़ फॉर, किस चीज़ के लिए, फॉर अ पैकेट ऑफ, फॉर अ पैक ऑफ मिल्क, फॉर ब्रेड, फॉर एग्स वगैरह वगैरह। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं कि जनाब मुझसे ये आज इतनी मेरी सेल हुई है, मैंने आज ये बेचा है और इतने इतने की वो चीज़ थी, तो आज मेरा टोटल इतना ख़र्चा बना। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग। अगर आप पार्टनरशिप की बात करें, जनाब मैंने आज हमने इतनी फ्रिज बेची हैं, इतने हमने फ़ैन बेचे हैं, इतने हमने ओवन बेचे हैं, इतनी वॉशिंग मशीन बेची हैं। ठीक है, ये आपकी सारी क्या रिकॉर्डिंग है। इन सब चीज़ों को आप अपनी बुक्स टू दी फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, इसको रिकॉर्डिंग कहते हैं। ठीक है, थर्ड वी हैव पॉइंट स्यूमराइज। ठीक है, स्यूमराइज का मतलब क्या है कि जनाब आपने अब जो रिकॉर्डिंग की है उसकी आपने रिकॉर्डिंग करते हुए एक मखसूस सी इन्फॉर्मेशन देनी है। जनाब फ़लाँ हैव पेड इतने रुपीज़,
कब, कहाँ, कैसे, किस टाइम, ये सारी डिटेल आपने समराइज़ करनी है नोट्स टू दी अकाउंट में, ठीक है। ये आपके होते हैं जनाब। अब आप कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो ये आपके क्या है, नोट्स टू दी अकाउंट। इसमें आप बाकायदा उनको कैलकुलेट करके दिखाते हैं हमने ये चीज़ कैसे यहाँ पे निकाली, ये वैल्यू यहाँ पर कैसे आई है, ठीक है। तो ये तो था आपके समराइजिंग, ठीक है। रिपोर्ट, you have to report some other parties like manager, like your chief executive officer, we have done this work in this period of time, ठीक है। तो ये आपकी क्या रिपोर्टिंग है, ठीक है। लास्टली वी हैव पॉइंट एनालाइज। जनाब आप एनालाइज करते हैं, द फैक्ट्स रिपोर्टेड आर एनालाइज्ड फॉर सर्टेन डिसीजन, ठीक है, कि जो फैक्ट्स आपने रिपोर्ट किए हैं, जो आपने अपने सीनियर्स को रिपोर्ट दी है, उसकी बेस पे उनको एनालाइज किया जाता है, ठीक है। आया कि हम जो डिसीजन लेने जा रहे हैं ये फैक्ट्स उन डिसीजंस को सपोर्ट करेंगे या नहीं फ्यूचर पीरियड में, ठीक है। जैसा कि आप मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि मैं एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, CEO एक ABC कंपनी का, और मैं एक न्यू ब्रांच ओपन करने जाना चाहता हूँ एक अलग इलाके में, ठीक है। एक मैंने एरिया एनालाइज़ किया, मार्केटिंग रिसर्च की, और मुझे पता चला फ़लाँ जो जगह है वहाँ पर अगर हम ब्रांच एक अपनी इस्टेब्लिश कर लेते हैं दैन वी विल अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो मैं अब जाहिर सी बात है ब्रांच मेरे सिर्फ फ़ैसला करने से, मेरी नीयत करने से तो नहीं ना वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएगी। जाहिर सी बात है आई नीड रिसोर्सेज, आई नीड मनी, आई नीड प्रॉपर जस्टिफिकेशन। सो मैं पहले ये देखूंगा कि वहाँ पे मेरे पास जो ब्रांच मैं उस इलाके में इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ वहाँ पे प्रॉपर लोकेशन मेरे पास कौन सी आनी चाहिए, ठीक है। उस लोकेशन पे फिर मैं अपनी बिल्डिंग बनाऊंगा, अपना स्टाफ वहाँ पे हायर करूँगा, रिक्रूटमेंट करूँगा, वहाँ पर बाकायदा अपनी सर्विसेज वहाँ पर लेकर जाना, शिफ्ट करना पार्ट ऑफ सर्विसेज वहाँ पर। तो इन सब के लिए आपके पास जो फाइनेंसेस हैं, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या वो मेरे इस डिसीजन को, इस ओपिनियन को सपोर्ट करती है या नहीं करती। इस चीज़ का डिसीजन लेने के लिए आपको उन फैक्ट्स, उन रिपोर्ट्स को एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 5वां पॉइंट तो था इस चीज़ के लिए। तो ये बेसिकली मैंने आपको सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा बताया है, इसकी डिटेल मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ विद सब क्लासिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले है क्लासीफाइंग यानी क्लासिफिकेशन, कि हर चीज़ का एक अलग अकाउंट होता है, मैंने आपको बताया था। ख़रीदारी का अलग है, कमाई का अलग है, पेमेंट का अलग है, अखराजात का अलग अकाउंट है, उधार खाते अलग हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। ऑफनली ऑल टाइप ऑफ फाइनेंसेस या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज़ क्लासीफाइड इनटू 5 हेड, कि आपकी जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनको बेसिकली आप 5 हेड्स में डील करते हैं। नंबर 1 एसेट, ठीक है। नंबर 2 लाइबिलिटीज़, नंबर 3 इनकम, नंबर 4 एक्सपेंसेस, एंड एट द लास्ट नंबर 5 ऑनर्स इक्विटी, ठीक है। तो ये 5 हेड्स ऐसे हैं जिनमें आप क्लासीफाई करते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस को, अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। आपके पास एक चार्ट दिया गया है, एक टेबल दिया गया है, उसमें इसको क्लियर व्यू दिया गया है, एसेट को, लाइबिलिटीज़ को, एक्सपेंसेस को, इनकम को, ओनर्स इक्विटी को, ठीक है। मैं वो डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला कॉलम आपके पास एसेट का, ठीक है। एसेट में वो लिस्ट डाउन कर रहा है कि जनाब लैंड आती है, बिल्डिंग आती है, मशीनरी आती है, फर्नीचर आता है, मोटर वैन आती है, कंप्यूटर्स आते हैं, आपके स्टॉक्स आते हैं, आपके डेब्टर्स आते हैं। डेब्टर्स मैं बेसिकली लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये वर्ड यूज़ किया था, तो मैं आपको बताता चलूँ। डेब्टर्स वो पार्टीज़ होती हैं, वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसे भी लेने होते हैं, हमने उनको उधार पे चीज़ दी होती है और उनसे पैसे भी लेने होते हैं, तो वो भी आपके क्या एसेट में ही शामिल हैं, वो बिज़नेस की मलकियत में शामिल हैं जनाब, वो बिज़नेस को मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। एक जो यूनिवर्सल रूल है उसके मुताबिक। आगे वो फ्यूचर कंडीशन पे डिपेंड करता है, वो आपको पैसे देता है नहीं देता, आप बैड डेबिट उसको कहते हैं, आप उसके लिए प्रोविज़न तैयार करते हैं या नहीं करते, वो बात की बात है। बट अकॉर्डिंग टू आवर यूनिवर्सल रूल वी हैव टू रिसीव दैट पेमेंट, ठीक है।
तो वो आपके वो आपके डेप्टर्स होते हैं जिन्होंने आपको पैसे देने होते हैं, ठीक है, वो भी आपके एसेट में शामिल होते हैं। आपके रिसीवेबल भी उनको कहा जाता है, यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है स्टॉक्स के बाद रिसीवेबल, ठीक है। तो अपने आप डेप्टर्स को रिसीवेबल्स भी कहते हैं। इसके बाद है कैश बैलेंस, सेकंड लास्ट पे। तो कैश बैलेंस यानी कि जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में अपने बताया था कि जो आपके हाथ में कैश होने का मतलब कि आपके बिज़नेस के पास इस वक्त कितना कैश पड़ा है, ठीक है, कैश इन हैंड, प्रॉफिट मिलने से पहले आपके हाथ में आपके बिज़नेस में कितना कैश है, वो भी आपके एसेट में शामिल होगा। उसके बाद आता है बैंक बैलेंस कि जनाब आपके बैंक में कितना बैलेंस है, तो वो भी आपका एसेट है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सपेंसेस की तरफ। बेसिकली एक्सपेंस कहते हैं अखराजात को, और हम क्योंकि अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं इसमें हम बिज़नेस के अखराजात को डिस्कस करेंगे। सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल परचेजेस बेसिकली आप देखें एक्सपेंसेस में ही आता है, आखिर पैसे देकर ही आप ख़रीदारी करते हैं, लेकिन जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तब इसको एक सेपरेट कॉलम में रखा जाता है, उस वक्त इसको एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं किया जाता। वो क्यों नहीं किया जाता वो बाद में आपको बताऊंगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, इस वजह से नहीं किया जाता, तो वो डिटेल हम उसकी बाद में देखेंगे। तो बेसिकली लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करें परचेज़ एक्सपेंस में ही आती हैं। परचेज़ को आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, या आई एम सॉरी जी बिल्कुल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सही, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सैलरीज। आपने जो स्टाफ हायर किया उसमें जितने भी लोग हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, उन सबको जो सैलरी दे रहे हैं वो भी एक्सपेंस में शामिल है। आपके यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी आता है, आपको इंटरनेट का बिल आता है, अगर आपका वो जो रेस्टोरेंट है तो आपका वो गैस का बिल आता है, तो वगैरह वगैरह, तो वो आपकी जो है वो भी एक्सपेंसेस में आते हैं। इसके बाद आ जाता है रिपेयर कि जनाब आपकी जो मरम्मत होती है आपके बिज़नेस के अंदर किसी भी चीज़ की, आप अपने ऑफिस को मेंटेनेंस करवाते हैं, अपने ऑफिस की, अपने जो कंप्यूटर डिवाइसेज हैं उनको मेंटेनेंस करवाते हैं, आप अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस करवाते हैं जो ऑफिशियली यूज़ की जाती हैं अपने बिज़नेस पर्पस के लिए, तो वो भी आपकी किस में आती है, एक्सपेंसेस में आती है, ठीक है। इसके बाद आती है एडवर्टीज़मेंट कि जनाब अब आप जब ज़ाहिर सी बात बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं तो मशहूरी तो करेंगे, कमर्शियल तो करेंगे, एडवर्टीज़मेंट के भी जो अखराजात हैं वो एक्सपेंसेस में क्लासीफाई किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है टेलीफोन बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया इंटरनेट बिलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग है, तो आपका अगर टेलीफोन सर्विस भी है तो वो भी आपके बिल इसमें ऐड होंगे। ट्रैवलिंग, अगर आप डिलीवरी करते हैं जनाब, जैसे आप बहुत सारी कंपनीज हैं जो फ्री होम डिलीवरी कहते हैं, या डिलीवरी चार्जेस भी वो आपको आपकी जो परचेज़ कार्ट है उसमें ऐड करते हैं। सो आप जो डिलीवरी दे के आते हैं, चाहे वो मेडिसिन की है, चाहे वो फूड की है, चाहे वो गारमेंट्स की है, चाहे वो बुटीक की है, जिस चीज़ की भी डिलीवरी है तो उसके चार्जेस भी आप एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं। बेसिकली आगे हमारे पास है फ्राइट बेसिकली कहते हैं कस्टम ड्यूटी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी यानी कि टैक्स, ठीक है, टैक्स भी आपकी एक्सपेंसेस में आता है, आपके परचेज पे आता है, आपकी सेल पे आता है, या फिर आपकी जो कंपनीज़ हैं उसके थ्रू आता है। उसमें एक्चुअली कंपनीज जो होती हैं उसमें डबल टैक्स पड़ता है, एक इनकम पे और एक आपके शेयर होल्डर्स पे, ठीक है, तो वो बाद में डिटेल उसके हम डिस्कस करेंगे। सो टैक्स जो है, जो फ्राइट जिसको कहा जाता है, वो भी आपके एक्सपेंसेस में आता है। सेकंड लास्ट वी हैव रेंट। अगर आप बिल्डिंग, आपने जिस बिल्डिंग में आप ऑपरेट कर रहे हैं वो आपकी अपनी ज़ाती नहीं है, आपकी किराए पे है वो, तो उसका जो रेंट है मंथली है या आपका क्वार्टरली उसका रेंट आता है, वो भी आपके एक्सपेंसेस में शामिल होगा। लास्टली वी हैव स्टेशनरी। ऑफिस वर्क में आपके पेपर्स बहुत यूज़ होते हैं, आप जो मेमोज कर प्रिंट करते हैं, टाइप करते हैं, आप लेटर हेड्स जो प्रिपेयर करते हैं, तो वो सारा किस में आता है, एक्सपेंसेस में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ ओनर्स इक्विटी। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ओनर्स इक्विटी का मतलब जो मलकियत होती है एक मालिक की, वो किन किन चीज़ों के पे ऐड होती है, किन किन चीज़ उसकी मलकियत में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। बेसिकली सबसे पहले तो आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में जैसे आपको बताया था, कैपिटल
वो अमाउंट ऑफ मनी है जो आप अपने बिजनेस में लगाना चाहते हैं, ठीक है। उसको कैपिटल भी कह सकते हैं, आप उसको इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ड्राइंग्स। जी हाँ, ड्राइंग्स एक नया वर्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने अभी देखा, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग ये वो वाली नहीं है जो आप अपने घरों में लगाते हैं, सीनरीज लगाते हैं, ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ये वो वाली ड्राइंग नहीं है। ये ड्राइंग है विद ड्रॉ करने वाली। आपके बिज़नेस में मैंने बताया था ना, कैश इन हैंड, जो आपके बिज़नेस में कैश मौजूद होता है, जो आपका कैश एट अ टाइम आपके पास मौजूद होता है बिज़नेस का, वो अगर आप निकाल लें, ठीक है ना। जैसा कि मैं एक दुकानदार हूँ, सपोज़ कर लें, और मुझे एमरजेंसी में 10,000 की ज़रूरत पड़ गई अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और अभी प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट नहीं किया, प्रॉफिट मुझे अभी मिला नहीं क्योंकि अभी अपना अकाउंटिंग पीरियड मेरा पूरा नहीं हुआ। सो अभी मैंने क्या किया, वो 10,000 बजाय इधर उधर से पकड़ने के मैंने बिज़नेस से निकाल लिए। मैंने बिज़नेस में से क्यों निकाल लिए? क्योंकि अगर मैं किसी थर्ड पार्टी से पकड़ता हूँ, अपने दोस्त से, किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो मुझे लोन के बदले में इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। उसका फिर चाहे 2% उसका इंटरेस्ट रेट हो, 5% हो, 7% हो। तो यानी कि जनाब अगर मैंने किसी से 10,000 उधार लेना है तो मैंने उसको 10,000 से ऊपर पैसे उसको चार्ज भी करने हैं, उसको पे भी करने, ठीक है। तो बजाय वो ऊपर वाले पैसे देने के, मैं अगर अपने बिज़नेस में से पैसे ले लूँ, तो जनाब अगर मैंने 10,000 निकाला तो मैंने 10,000 ही देना है उसको, अपने बिज़नेस को, ठीक है। तो ये होती है ड्राइंग। आपने बिज़नेस में से कुछ अरसे के लिए पैसे निकाल लेना, ठीक है, इसको कहते हैं ड्राइंग। इसके बाद आता है प्रॉफिट। जनाब अब मैं दुकानदार हूँ, मैंने अपना अकाउंटिंग पीरियड सेट किया 3 माह। हर 3 माह बाद मैं अकाउंट्स बनाऊँगा, अपनी रिव्यू करूँगा अपने अकाउंट्स को, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट किसका होगा? सारा का सारा मेरा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट भी आपके ऑनर्स की, यानी कि जो मालिक है उनकी इक्विटी है। आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो हम बाद में जैसे जैसे उनको डिस्कस करते जाएंगे लेक्चर में, आपको समझ आती रहेगी। सेकंड लास्ट में हमारे पास पॉइंट है लाइबिलिटीज़, ठीक है। लाइबिलिटीज़ में आपको मैंने बताया था रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आया कि वो आपकी है या बिज़नेस की है वो बात की बात है, लेकिन इट इज़ एन ऑब्लिगेशन टू पे बैक, ठीक है। तो अगर तो बिज़नेस की है तो जनाब बेसिकली पहले नंबर पे बैंक लोन आता है, क्योंकि आप एक सिंगल इंसान के पास, एक अकेले आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बिज़नेस अपने ही पैसों में इस्टेब्लिश कर सके। ही हैज़ टू गेट लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक, ठीक है। तो आपने बैंक से लोन लिया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक लाइबिलिटी है उसको पे बैक करने की। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसके बाद ड्राफ्टिंग वगैरह में भी आपका वो जो आ जाता है। इस तरह से नेक्स्ट एक वर्ड है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी एक न्यू वर्ड है, आपने नए सुना है। इससे पहले हमने डेबिटर्स को डिस्कस किया था। तो क्रेडिटर्स वो होते हैं जो उधार पर चीज़ें लेके जाते हैं। अगर हम उधार पर ले गए ना, हम तो हमें जिसने उधार दिया वो क्या हुआ? क्रेडिटर। तो यानी कि मिस्टर ए और मिस्टर बी, हम सपोज करते हैं कि एग्जांपल मिस्टर ए ने पैसे दे दिए उधार मिस्टर बी को, तो मिस्टर ए जिसने पैसे उधार दिए हैं वो क्या? क्रेडिटर। जिसने पैसे उधार लिए हैं वो है डेबिटर, ठीक है। तो अब जिसने जाहिर सी बात है उधार दिए हैं उस पर भी एक ज़िम्मेदारी है कि जनाब वो उनसे पैसे वापस भी लें, सही है ना, ये चीज़ है। इसके बाद पेएबल जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने किसी को पेमेंट अभी बाद में करनी है, सप्लायर को, अपने किसी दोस्त को, वो क्या होते हैं? अदर पेएबल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ इनकम की तरफ। इनकम, जनाब ये क्या बात हुई? बिज़नेस हम कर रहे हैं, इनकम की बात कहाँ से आई? इनकम तो हम वो कहते हैं कि जो हमें तनख्वाह मिलती है माहाना बेस पे। तो जनाब बिज़नेस में भी इनकम होती है, याद रखिएगा। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो आपकी जो सेल होती है वो आपकी इनकम ही होती है, ठीक है।
अगर मैं एक दुकानदार हूँ सपोज़ करें, और मैं अपना 1 माह गुजारने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करता हूँ, मैं उसमें जो जो रिकॉर्डिंग मैंने की होती है उसको वहाँ पे मेंशन करता हूँ। उनमें से सिलेक्टेड आइटम्स को वो कौन कौन सी होंगी वो भी आपको बताएंगे। तो मुझे पता चलता है मैंने इसमें लगाया कितना, 5 लाख। सेल मेरी कितनी हुई इस मंथ में, इस महीने में मैंने 5 लाख लगाया, तो इस महीने में मुझे सेल मेरी 8 लाख हुई है। तो ये 8 लाख जो है ये मेरी इनकम है, ठीक है, इस माह की। इसी तरह आगे सेल्स जैसे मैंने आपको बताया, इनकम सेल्स ये दोनों सेम चीज़ है। सेल्स वो बेसिकली यहाँ पे इसलिए कह रहा है क्योंकि आप जो चीज़ें बेचते हैं उसके बदले में आपको जो मिलती हैं पैसे, वो आपको ज़्यादा क्लियर व्यू देती हैं, एक ज़्यादा क्लियर इमेज मिलता है, इसलिए आपको वो सेल्स भी कहते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह होंगी, बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलेंगे आपको जहाँ पे इनकम, सेल्स और रिवेन्यू ये 3 वर्ड इकट्ठे भी लिखे हुए नज़र आएंगे, ये 3 अलग-अलग अकाउंट्स में भी लिखे नज़र आएंगे। तो आपने घबराना नहीं है। रिवेन्यू का मतलब भी यही होता है, सेल का मतलब भी यही होता है, इनकम का मतलब भी यही होता है, यानी कि जो आपको बदले में मिलती है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट्स और ये क्लासिफिकेशन का जो पॉइंट हमने आज डिस्कस किया उसकी समझ आ गई होगी। बाकी के रिमेनिंग पॉइंट्स मैं अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।